नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स श्रृंखला की यह 5वीं वीडियो है। यह वीडियो आगामी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा UPPSC, MPPSC, RPSC, उत्तराखंड PSC सभी प्रकार के आयोगों बोर्डों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि अब जो है सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियां जो हैं वह एक नए एकीकृत शिक्षा बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी। अब ये देखना है कि विज्ञापन संख्या 51 जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता है या कि नया बोर्ड कराता है। हाँ, साथ ही साथ जो है लेकिन चाहे जो भी संस्था इस परीक्षा को कराए, लेकिन सामान्य अध्ययन में जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और विषय के 70 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल में ही भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में ही 15 मई, हाल में ही का मतलब है यहाँ पे 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त जो है श्री राजीव कुमार जी को चुना गया है, उनको नियुक्त किया गया है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ है या मुख्यालय कहाँ पे है, तो वह नई दिल्ली में है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अगर व्यक्ति की 65 वर्ष उम्र पहले हो जा रही है तब रिटायर हो जाएगा, या तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता जो भी पहले हो। और वेतनमान जो इसका 2,50,000 रुपये है। और 2,50,000 रुपया जो है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको भी 2,50,000 ही मिलता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के संबंध में बताया गया है। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताएं कि जो वर्तमान में मुख्य हमारा निर्वाचन आयोग है वह 3 सदस्यीय है। वह 3 सदस्यीय है। 16 अक्टूबर 1989 के पहले जो है यह 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग था और 16 अक्टूबर 1989 को जो है घोषणा की गई कि अब 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग होगा। तब से लेकर अभी तक यह व्यवस्था बनी हुई है। तो जो 3 सदस्य में आपके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार, और जो दूसरे सदस्य हैं अरुण गोयल हैं और अनूप चंद्र पांडे हैं। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए जनवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जनवरी 2022 में 31 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? सेहत योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो दूर दराज के लोग हैं उनको उचित परामर्श के द्वारा दवाओं का वितरण हो सके। सेहत का जो फुल फॉर्म होता है SEHAT, सेहत। ठीक है। तो सेहत का फुल फॉर्म है सर्विसेज
ई हेल्थ सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, ये सेहत का फुल फॉर्म है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। और अभी एक बता दें, 5 सितंबर 2022 को जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जो है इस विद्यालयों के लिए तो स्कूल स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत के नाम से ही शुरू की है, लेकिन वह हरियाणा गवर्नमेंट का है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और आपका बता दें एक चीज़ और, 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सेहत योजना लॉन्च की थी। और ठीक है, उस सेहत का फुल फॉर्म था सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो सबका अपना अलग अलग जो है विभागों के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो है यह योजना शुरू की गई। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा अगर पूछा जाता है तब यह सेहत है, और इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। हमारा तीसरा प्रश्न है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो हुआ था, जो कि गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया था, और इसमें फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो प्रसिद्ध तमिल अभिनेता चिरंजीवी को प्रदान किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी चिरंजीवी हमारा सही आंसर है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 से 28 नवंबर को जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 79 देशों के 280 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, और उसमें जो है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को प्रदान किया गया। और इस फेस्टिवल में जो है जो ओपनिंग फिल्म थी, तो ओपनिंग फिल्म अल्मा एंड आस्कर जो है डाइटर वर्नर की है, ऑस्ट्रियाई फिल्म है। डाइटर वर्नर इसके जो है निर्देशक हैं। यह ओपनिंग फिल्म थी, और क्लोजिंग फिल्म इसमें थी परफेक्ट नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 19 नवंबर 2022 को जो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है होलोंगी जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी नामक स्थान पर किया। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और जो आपका डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था, इसकी आधारशिला जो है 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी, और इसमें कुल लगभग 640 करोड़ रुपए की लागत आई है, और 690 एकड़ एरिया में जो है यह हवाई अड्डा बना है, और इसका रनवे जो है लगभग
2300 मीटर है। रनवे 2300 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है यह एक इंडेक्स है जो कि अमेरिका में एक एनजीओ है, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जो है यह तैयार किया जाता है, जारी किया जाता है। और इसमें जो भारत का स्थान जो है 61वां है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा यह तैयार किया जाता है। और इस साल जो है कुल 131 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 61वां है। और यह 4 क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। प्रौद्योगिकी, पब्लिक अफेयर्स में, मतलब जैसे पब्लिक अफेयर्स में जिसको आप लोग कर सकते हो, शासन है और प्रभाव है। यह 4 क्षेत्रों में जारी किया जाता है। और यह कुल 4 इनकम ग्रुप में बांटा गया है। जैसे है हाई इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। तो इसमें पहला स्थान अगर देखा जाए तो आपका है अमेरिका का। पहला स्थान कहाँ का है? अमेरिका का। दूसरा है सिंगापुर का और तीसरा है आपका स्वीडन का। ठीक है, तो एक जो है आपका जो है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022, जिसको आप कभी कभी NRI ही पूछ लिया जाता है। NRI 2022 पूछ लेगा अगर नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स पूरा न पूछे तो। हमारा अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर किया गया? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 1 वर्ष तक चलने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जो है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की बार मनाया गया, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने में कारगर है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता संस्कृति को जो है फिर से एक बार जो है समन्वित करना, फिर से आगे बढ़ाना या उनका आदान प्रदान करना। 16 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगर इसमें कार्यान्वयन एजेंसी पूछा जाए तो BHU जो कि वाराणसी में है और IIT मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है, तैरती हुई रेल का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो तैरती हुई रेल का उद्घाटन जो है बैंकॉक में किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। तैरती हुई रेल जो है वह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लापबुरी प्रांत तक जो है समुद्र की सतह के ठीक ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर बनाई गई है। किस पर? एलिवेटेड ट्रैक मतलब जो है, वैसे एलिवेटेड का अर्थ होता है थोड़ा सा ऊंचाई, उन्नत। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें रेलवे ट्रैक के लिए सड़क के ऊपर एक एलिवेटेड संरचना का प्रयोग किया जाता है। और एलिवेटेड ट्रैक ऐसी जगहों पर बनाया जाता है जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है या आवागमन की सुविधा कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाभारत के एक पात्र जरासंध जो मथुरा के राजा कंस के ससुर थे की स्मृति में जरासंध मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है जरासंध की
स्मृति में जो है जरासंध मेमोरियल बनाने का निर्णय किया गया। बिहार में राजगीर जिला है, बिहार के राजगीर जिले में यह मेमोरियल बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। जरासंध जो है, आप जरासंध के विषय में आपको मालूम ही होगा कि जो है यह एक प्रसिद्ध महाभारत युगीन शासक था, ठीक है। और एक बृहद्रथ नाम के राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उनको एक ऋषि ने जो है एक फल दिया, बताया कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। उन्होंने क्या किया कि उस फल को आधा एक पत्नी को खिला दिया, दूसरा पार्ट जो दूसरी पत्नी को खिला दिया। तो दोनों पत्नियों ने आधी आधी संतान को जन्म दिया। बाद में क्या हुआ, रानी जो है जरासंध की जो माँ थी, उन्होंने घबराकर इसको जो है फेंक दिया। तो वहाँ पे एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने अपने जो है राक्षसी प्रभाव के कारण दोनों को जोड़ दिया और बाद में जो है एक वह स्वस्थ शिशु बन गया। और उसकी आवाज़ या उसके रोदन की आवाज़ सुनकर जो है रानी बाहर आई और उसको अपने महल में ले गई। बेसिकली महाभारत की जो एक कथा है जरासंध के विषय में। तो जरासंध मेमोरियल कहाँ बन रहा है? बिहार के राजगीर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है परख, PARAKH। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यह सही है। दूसरा, परख का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, यह भी कथन सही है। तीसरा है, केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के समग्र विकास के मूल्यांकन हेतु एक विनियामक संस्था की स्थापना पर योजना बन रही, यह भी कथन सही है। चौथा कथन है, यह NCERT की एक परामर्शदायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, यह भी कथन है। तो इस प्रकार से चारों कथन सही हैं। पूछा भी जा रहा उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो चारों कथन ABCD सही हैं। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। तो ये जो आपका परख है ना, यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत जो है एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जा रही है। और यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के एक स्वायत्त घटक के रूप में स्थापित किया जा रहा है और इसका उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा नाम दिया गया? तो मंकी पॉक्स जो है एक मध्य और दक्षिण अफ्रीकी देशों में पाए जाने वाली एक वायरस जनित बीमारी है और इसको बाद में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम बदलकर यम पॉक्स कर दिया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और इसका नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा था क्योंकि सबसे पहले जो 1958 ईस्वी में डेनमार्क में, कहाँ पे? डेनमार्क में शोध के लिए रखे हुए बंदरों में जो है यह बीमारी सबसे पहले हुई थी। और जो है यह एक जो है दुर्लभ जूनोटिक बीमारी होती है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं और उसमें जो है लिम्फ ग्रंथियां हमारी बढ़ जाती हैं। तो विकल्प भी यम पॉक्स जो है हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।